गुड इवनिंग। हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 12 की वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें पहला होता है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थित। अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थित होती क्या है, हम आपको ये बताते हैं। अक्ष का मतलब होता है जैसे ये लाइन हमने खींच दिया, ये एक्स अक्ष की ओर जा रहा है ना, ये अक्षीय स्थिति इसकी हो गई। निरक्षीय का मतलब होता है कि ये लाइन हम ऐसे खींच रहे हैं, ये कैसी है, निरक्षीय स्थित है, मतलब ये वाई अक्ष की ओर गया। मीन्स वाई अक्ष का मतलब निरक्षीय स्थित, एक्स अक्ष का मतलब अक्षीय स्थित। तो आज हम अक्षीय स्थित पढ़ेंगे। अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में हम मान लेते हैं कि दो आवेश ले लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। यदि इन दोनों के बीच का एक बिंदु O है, तो बिंदु O है तो प्लस Q से बिंदु को बढ़ाते गए और P तक पहुंच गए। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। प्लस Q से O तक P तक बढ़ा दिए। यहाँ पर हमारा अक्षीय स्थिति में दो वैद्युत क्षेत्र निकले, एक E1 दूसरा E2। यहाँ से देखिए P से प्लस Q की दूरी, P से O की दूरी हमारा क्या है, R है। तो P से प्लस Q की दूरी R माइनस L और P से माइनस Q की दूरी R प्लस L होगी। आप लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि माना दो आवेश प्लस Q और माइनस Q, जिनके मध्य में एक बिंदु O है, जिसको आगे बढ़ाने पर एक बिंदु P है, तो उसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसलिए प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R। तो क्या हो जाएगा, R प्लस Q है ना, प्लस Q के कारण क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/-Q तक कितना गया, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। चूँकि E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश लेकिन विपरीत दिशाओं में कार्यरत है, तथा E1 का मान E2 से क्या है, अधिक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2। E1 का मान रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R माइनस L का होल स्क्वायर E1 का मान था, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R प्लस L का होल स्क्वायर E2 का मान था। यहाँ Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लिए, तो मिल क्या गया हमको, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लिए तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब R माइनस L से हटेगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस R प्लस L से हटा तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये बन गया सूत्र A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये जैसा है वैसे ही रख देंगे। तो एक कोष्ठक में A प्लस B और दूसरे कोष्ठक में A माइनस B, तो A माइनस B। R से R यहाँ कट गया, L से L यहाँ कट गया है। ये जैसा था वैसे लिख दिए हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये R 2R L 2L, तो 4RL/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। या E बराबर 2 इंटू 2QL लिख सकते हैं इतना, क्योंकि 2 दूनी 4 और इंटू R 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है 2 इंटू QL। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जहाँ पर 2QL था वहाँ पर हम क्या लिख दिए, P, R पहले से था और 2 पहले से था। यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L जो है वो और भी छोटा होगा R से, तो इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। इसके
तो E इक्वल 1/4πε0k 2p अपान ये आर से एक ये r4 कटेगा r³ तो E इक्वल 1/4πε0k 2p अपान r³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है इतना। अब इसी का हम लोग देखेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति की। अब निर्वात या वायु के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल 1 E इक्वल 1/4πε0k 2p अपान r³। निर्वात में k का मान जो होता है वो 1 रखा जाता है, इसीलिए तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदैर्ध्य के अनुदिश ऋणावेशित से धनावेशित की ओर होती है। दूसरा, हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, निरक्षीय स्थिति के लिए तो यहाँ से देखेंगे निरक्षीय स्थिति में पहले हम एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, आप चाहे इधर माइनस इधर प्लस या इधर प्लस या चाहे इधर माइनस लिख सकते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है, तो ये आधे आधे भाग में बट गया। यहाँ से एक निरक्षीय लाइन खींच देते हैं जो r होती है। प्लस क्यू से या बिंदु A से हम इस r को मिलाते हुए थोड़ा आगे बढ़ा दिए। इसी प्रकार B से B से आगे बढ़ा दिए, सॉरी। यहाँ से ये देखेंगे कि देखिए ये एक समकोण बना रहा है कि नहीं पूरा। जब ये समकोण बना रहा है, अगर ये एंगल आपका क्या है थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। एकांतर कोण से जेड जैसा बन नहीं रहा, देखिए जेड बन रहा है ना। तो यहाँ से ये अगर ये विद्युत क्षेत्र E है तो ये क्षैतिज घटक के लिए E1 cos थीटा होगा और ये ऊर्ध्व घटक के लिए E1 sin थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस क्यू के लिए जब खींचेंगे तो यहाँ देखिए ये E2 cos थीटा होगा क्षैतिज घटक के लिए, और ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है E1 sin थीटा हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा इसकी लंबाई क्या है 2l है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। ठीक है, मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल 1/4πε0k क्यू अपान, अब A से P की दूरी तो पता नहीं है हमको, पहले A से P की दूरी पता करेंगे। तो पहले हम AP लिख ही देते हैं कि AP स्क्वायर, कहाँ से प्लस क्यू के कारण यहाँ से यहाँ तक के लिए P तक के लिए। अब हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम AOP में, ये देखिए लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये कर दिए। कर्ण का वर्ग जब निकाल दिए तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मिल गया, या AP बराबर √l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या यहीं पर रख देंगे तो E1 बराबर 1/4πε0k क्यू अपान AP स्क्वायर का मान क्या मिला है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रख दिए, समीकरण 1 बना दिए। फिर इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान BP, वैसे उसको भी निकालेंगे तो यही आएगा। दोनों का मान क्या है समान है। या तीव्रता E1 को समकोणिक घटकों में वियोजित जब करेंगे तो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 को जब घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ऊर्ध्व घटक E2 sin थीटा। अब यहाँ ये देखेंगे कि इस फिगर में ये देखिए तो जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, यहाँ E2 sin थीटा होगा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर बराबर लेकिन विपरीत दिशाओं में है, इसलिए इनका ये संबंध नहीं बन सकता है। अतः हम केवल किसको लेंगे E1 cos थीटा E2 cos थीटा को, क्योंकि ये एक ही दिशा में है, अतः ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। इसीलिए हम इनकी परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं तो जहाँ E1 है वहाँ E2 लिख दीजिए, जहाँ E2 है वहाँ E1 लिख दीजिए।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस जहाँ E2 था वहाँ भी E1 cos थीटा जोड़ देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, या E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा है तो कास थीटा भी लिख दिए। अब हम कास थीटा पता करते हैं तो हम जानते हैं कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, चाहे जो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज में चाहे BOP लीजिए चाहे AOP लीजिए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यल है, कर्ण क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, तो यल अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, यहाँ से यल अपान एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। E बराबर 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा की जगह पर यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जब ये अंडर रूट को हम घात में 1/2 बोलते हैं, हल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। चूँकि 2QL P के बराबर विद्युत आघूर्ण के बराबर होता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2QL की जगह पर P लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। L का मान R से बहुत कम है, अर्थात L इज मोर लेस देन R, अतः L को हम क्या मान लेंगे नगण्य। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान आर क्यूब। प्रयोगों द्वारा या निर्वात में प्राप्त वैद्युतांक के का मान 1 रखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम होगा। अब जितना वीडियो हमने अभी आपको भेजा है आज का और भी जो भेजेंगे उन सब का मैं शनिवार को लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। बेटा अभी जा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मैं शहर में नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए गांव में ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ। बेटा नोट्स सब लोग बना लीजिए, लेकिन शनिवार को ज़रूर हम जाएंगे और लाइव बनाएंगे। ओके, थैंक यू।